हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड टोनिसिटी मेजरमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। व्हेन टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड साल्ट कंसंट्रेशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम एंड टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म आया, मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, मतलब जो प्रेशर रिक्वायर होता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाइयर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जहाँ भी आएगा हमेशा आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन याद रखना है कि जो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस की बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरी, फिजियोलॉजिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड व्हेन सेपरेटेड बाय अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो हम बाहर से कोई फिजियोलॉजिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाते तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम एज बॉडी फ्लूइड, जैसा कि बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वैसा ही ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा सोल्यूशन होता है जो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है एज बॉडी फ्लूइड। बायोलॉजिकल फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड एंड लेक्राइमल फ्लूइड। लेक्राइमल फ्लूइड आर सिक्रेटेड बाय लेक्राइमल डक्ट इन आई fluid normally have an osmotic pressure corresponding to that of 0.9% weight by volume solution of sodium chloride. Lacrimal fluid and blood क्या इनका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है? 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के इक्वल होता है। ये बात हो गई। दूसरी बात, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज एसेंशियली द सेम कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एज द आरबीसीज कंटेंट। जो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो आरबीसीज कंटेंट, जो आरबीसी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। या आरबीसी का जो कंटेंट होता है फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टोनिसिटी किसके बराबर होता है? 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के। इट इज़ सेड टू बी आइसोटोनिक, सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक विद ब्लड। आइसोटोनिक विद ब्लड एंड आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल सेलाइन सोल्यूशन। आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल सेलाइन सोल्यूशन और नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन हम इसको बोलेंगे। किसको बोलेंगे? 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम फिजियोलॉजिकल सेलाइन सोल्यूशन या नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन बोलते हैं। अब देखते हैं कि इस सेलाइन सोल्यूशन का आरबीसी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इफ़ आरबीसी आर सस्पेंडेड इन 0.9% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दे अंडरगो नो चेंज इन देयर साइज एंड शेप ड्यू टू आइसोटोनिसिटी। क्या होता है? ड्यू टू आइसोटोनिसिटी, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होने की वजह से दोनों की उसका 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और आरबीसी सेल्स के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? दोनों का इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन या आइसोटोनिक है ये 0.9% सोल्यूशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आइसोटोनिसिटी सेम होने से क्या हो रहा है? इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों का इक्वल है। इस वजह से क्या हो रहा है? इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं हम दूसरा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं। अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज वन दैट हैज़ ग्रेटर कंसंट्रेशन देन रेफरेंस सोल्यूशन। क्या होता है? वो रेफरेंस सोल्यूशन के कंपेरिजन में इनका कंसंट्रेशन हाई होता है। अब रेफरेंस दैट इज आरबीसीज कंटेंट, रेड ब्लड सेल्स के कंटेंट को हम एज अ रेफरेंस मानते हैं, जो किसके इक्वल होता है? 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के। अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैज़ ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन डेट ऑफ रेफरेंस सोल्यूशन। क्या होता है? इसका हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू रेफरेंस। अब देखते हैं अगर आरबीसी हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सस्पेंड कराते हैं तो क्या इफेक्ट देता है। इफ़ आरबीसी आर सस्पेंडेड इन 2% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या हो गया? कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका सोल्यूशन का एज कम्पेयर टू रेफरेंस, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। क्या होता है? वाटर प्रेजेंट विद इन आरबीसी विल कम आउट। क्या होते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर प्रेजेंट है वो आरबीसी सेल के वो बाहर आते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस, दैट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस फ्रॉम डाइल्यूट आरबीसी फ्लूइड टू कंसंट्रेटेड
हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन हमारा सोल्यूशन का वो हायर है एज कम्पेयर टू आरबीसी। तो जो कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस क्या करता है, ऑस्मोसिस से प्रोसेस से जो हाई लोअर कंसंट्रेशन है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, जिससे क्या होता है, द एक्सिट ऑफ वाटर फ्रॉम आरबीसी काजेज देयर श्रिंकेज एंड आरबीसी बिकम रिंकल्ड इन शेप। श्रिंक काज करते हैं, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाते हैं सेल्स, और क्या होता है, रिंकल इन शेप हो जाते हैं, रिंकल इन शेप। दिस श्रिंकेज ऑफ आरबीसी इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं इस श्रिंकेज ऑफ आरबीसी को, हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो क्या देखा हमने, जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल इन आरबीसी सेल हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाते हैं। मूव करने से क्या होता है, उनमें श्रिंकेज आके उनका जो शेप है वो रिंकल शेप हो जाता है, और इस श्रिंकेज को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ऐसा क्यों हो रहा है, कंसंट्रेशन बदलने की वजह से। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों की आइसोटोनिसिटी सेम नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर बिकम रिंकल्ड इन शेप। दिस श्रिंकेज ऑफ आरबीसी नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। अब हाइपोटोनिक देखते हैं क्या होते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज वन दैट हैज़ लोअर कंसंट्रेशन देन रेफरेंस सोल्यूशन दैट इज आरबीसी कंटेंट। बार बार हमने रेफरेंस में क्या लिया है, आरबीसी कंटेंट, जो आरबीसी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। अब वो आरबीसी फ्लूइड कंटेंट किसके इक्वल मानते हैं हम, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के। उसके इक्वल अगर होगा तो वो आइसोटोनिक होगा, अगर उससे कम या उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो आइसोटोनिक नहीं हो सकता है। फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैज़ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन डेट ऑफ रेफरेंस सोल्यूशन। क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है रेफरेंस सोल्यूशन के कंपेरिजन में। इफ़ आरबीसी, अब देखते हैं अगर आरबीसी को हम सस्पेंड कराते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ़ आरबीसी आर सस्पेंडेड इन 0.1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डेट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मीन्स इसका कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू रेफरेंस सोल्यूशन, इसको क्या बोल रहे हैं हम, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोल रहे हैं। देन वाटर फ्रॉम दिस सोल्यूशन विल इंटर दी आरबीसी। क्या हो रहा है इधर, अब हाइयर कंसंट्रेशन किधर हो जा रहा है अपना, आरबीसी का कंसंट्रेशन हाई है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, तो लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आरबीसी के अंदर मूव कर जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ड्यू टू ऑस्मोसिस फ्रॉम डाइल्यूट हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू आरबीसी फ्लूइड टू डाइल्यूट द फ्लूइड विद इन द आरबीसी काजिंग देयर स्वेलिंग। क्या करते हैं, उस प्रेजेंट फ्लूइड को, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को, ये जो हमारे सोल्यूशन हमने बनाया 0.1% का, उसको डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करने की वजह से क्या स्वेलिंग काज करते हैं, व्हिच में लेटर रिजल्ट इन रप्चरिंग ऑफ आरबीसी। स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, आरबीसी रप्चर हो जाते हैं, रप्चर ऑफ आरबीसी एंड रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। दिस रप्चरिंग ऑफ आरबीसी इज नोन एज हीमोलिसिस। इस रप्चरिंग को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी के रप्चरिंग को हीमोलिसिस बोलते हैं। अब हमने क्या देखा, जब हमने किसी लोअर कंसंट्रेशन के सोल्यूशन को लिया एज कम्पेयर टू रेफरेंस, तो क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। यानी क्या होता है, जो सोल्यूशन लोअर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वो उसका कंटेंट आरबीसी में मूव करके क्या करता है, स्वेलिंग काज करता है, स्वेलिंग की वजह से रप्चरिंग ऑफ आरबीसी हो जाता है। हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अब एक लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन का। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आउटसाइड मूवमेंट होता है, उनका मूवमेंट क्या होता है, आउटसाइड। हाइपरटोनिक मतलब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आरबीसी कंटेंट, जो आरबीसी के कंटेंट है उनसे कम, उनसे ज़्यादा क्या है, कंसंट्रेशन है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो वाटर मूवमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट वो सोल्यूशन की तरफ है, इनसाइड टू आउटसाइड की तरफ, खाली बस वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहे हैं, जिससे क्या हो जा रहा है, श्रिंकेज हो जा रहा है और शेप रिंकल हो जा रहा है। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, जो वाटर का मूवमेंट है वो बैलेंस्ड है, जितना अंदर जाता है उतना बाहर भी निकलता है। क्यों, क्योंकि ये सोल्यूशन आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मीन्स दोनों की टोनिसिटी सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जिससे क्या शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता। अब हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में हमारे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होता है एज कम्पेयर टू आरबीसी कंटेंट। जो आरबीसी का जो हमारा कंसंट्रेशन है या ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के इक्वल होता है। लेकिन जो हमने यहाँ सोल्यूशन हमने एग्जांपल में लेके दिखाया 0.1% लेके हम बना रहे हैं,
तो क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होने की वजह से क्या होता है, वाटर मालिक्यूल है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो क्या होता है, इनसाइड वाटर मालिक्यूल इनसाइड मूव कर जाते हैं, खाली इनसाइड मूव करते हैं और क्या करते हैं, स्वेलिंग ऑफ आरबीसी, और उस स्वेलिंग की वजह से रप्चरिंग ऑफ आरबीसी हो जाता है, आरबीसी रप्चर हो जाते हैं। और ठीक ये पूरा अपना आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात होगी। हमने पढ़ लिया आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी और मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी हम किन किन मेथड से हम मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी कर सकते हैं। तो द टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन में बी डिटरमाइंड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। कौन से दो मेथड हैं, पहला जो सबसे पहला मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, ह्यूमिलेटिंग मेथड, एंड दूसरा मेथड है कॉलिगेटिव मेथड। अब हम सबसे पहले मेथड को पढ़ेंगे, ह्यूमिलेटिंग मेथड को कैसे डिटरमाइन करते हैं ह्यूमिलेटिंग मेथड से टोनिसिटी को। तो द एक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वेरियस सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग ऑन द अपीयरेंस ऑफ आरबीसी व्हेन सस्पेंडेड इन द those solution. If there is no change in size and shape of RBC red blood cells when immersed in test solution and observing with microscope, then this solution is isotonic to the blood. This method can be made more accurate by using a hematocrit, which is centrifuge head in which a graduated capillary tube is held in each of two arms. क्या होता है इस मेथड में, जैसे अभी हमने बात किया था आइसोटोनिक से हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन में, कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में हम जब आरबीसी सेल को इमर्ज्ड करते हैं या सस्पेंड करते हैं तो उसके शेप एंड साइज में क्या इफेक्ट आता है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे हम करेंगे बट इन अ मोर एक्यूरेट वे। देखते हैं आगे कैसे करेंगे इसको। एक कैपिलरी लेंगे जिसको हम मेंशन कर देंगे ट्यूब ए से, उसको फिल्ड किससे करेंगे, ब्लड डाइल्यूटेड विद 5 ml ऑफ 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आइसोटोनिक सोल्यूशन से। दूसरी कैपिलरी लेंगे, उस कैपिलरी ट्यूब को ट्यूब बी से मेंशन करेंगे, मार्क कर देंगे। इसको किसके साथ फिल करेंगे, विथ ब्लड डाइल्यूटेड विथ एन इक्वल वॉल्यूम डेट इज 5 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होगा उससे फिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे हाई स्पीड पे। After centrifuge, the blood cells are concentrated at one end of the capillary tube and the volume occupied by the cells, that is PCV पैक सेल वॉल्यूम इज मेजर। क्या करेंगे, पैक सेल वॉल्यूम को हम मेजर कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, द PCV ऑफ टेस्ट सोल्यूशन ट्यूब बी इज कंपेयर्ड विद PCV पैक सेल वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन ट्यूब ए एंड फॉलोइंग इन्फ्रेंस आर मेड। क्या इन्फ्रेंस बनाते हैं हम देखते हैं। इफ PCV पैक सेल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सोल्यूशन ट्यूब बी इज सेम एज दैट ऑफ ट्यूब ए, देन टेस्ट सोल्यूशन इज रिगार्डेड एज आइसोटोनिक। क्या होगा, जब दोनों में कोई चेंज नहीं आए होंगे, जैसे ट्यूब ए हमने ऑलरेडी बोला कि हमने उसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन लिया था, जिसका मतलब क्या होगा, शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। जो आरबीसीज होंगे हमारे आरबीसी सेल, हम उसमें इमर्ज करेंगे या सस्पेंड करके रखेंगे आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ट्यूब बी का भी सेम कंसंट्रेशन होगा, दोनों सोल्यूशन अगर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे। अगर दूसरा कंडीशन क्या होता है, इफ़ आरबीसी वॉल्यूम डेट इज पैक सेल वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज मोर देन डेट ऑफ ट्यूब ए, then test solution is regarded as hypotonic solution. Increase in PCB due to swelling of RBC which occurs in case of hypotonic solution. क्या होता है, अगर सोल्यूशन हाइपोटोनिक होगा तो आरबीसी में स्वेलिंग हो जाएगी। इसको हम लोगों ने पहले ही हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पढ़ा था। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ़ द आरबीसी वॉल्यूम डेट इज पैक सेल वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज लेस देन डेट ऑफ ट्यूब ए, देन टेस्ट सोल्यूशन इज रिगार्ड एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। डिक्रीज इन PCB पैक सेल वॉल्यूम इज ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ आरबीसी विच अकर इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर श्रिंकेज हो रहा है डेट्स मीन हमारा सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, स्वेलिंग ऑफ आरबीसी हो रहा है मीन्स हाइपोटोनिक है, और सबसे पहले क्या, अगर कोई शेप साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा सोल्यूशन आइसोटोनिक। इसके थ्रू हम ह्यूमिलेटिक मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी टेस्ट सोल्यूशन को लेके। दूसरे टेस्ट ट्यूब में, पहले टेस्ट ट्यूब में हम रेफरेंस सोल्यूशन रखेंगे अपना,
0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसके बाद अपना टेस्ट सोल्यूशन हम दूसरे टेस्ट सोल्यूशन या ट्यूब में ले, टेस्ट सोल्यूशन जो होगा दूसरे ट्यूब में लेके उसमें आरबीसी सस्पेंड कराएंगे। आरबीसी सस्पेंड कराने के बाद हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। उसके बाद डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हमने डिटरमाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बेसिस पे। अगर आइसोटोनिक है डेट्स मीन कोई शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आया आरबीसी के, उस सोल्यूशन को हमने आइसोटोनिक बोला। अगर उस स्वेलिंग हो गया, आरबीसी स्वेल हो गए, वॉल्यूम बढ़ गया, पीसीवी पाइक्सेल वॉल्यूम, उसको हमने हाइपोटोनिक बोला। पीसीवी अगर कम हो गया पाइक्सेल वॉल्यूम, जिसको हमने क्या बोला, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोला। ये रिजल्ट हो गया ह्यूमिलेटिंग मेथड का। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं हम। जो हमारा दूसरा मेथड है वो कॉलिगेटिव मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इट हैज़ बीन डिटरमाइंड दैट सॉल्यूशंस हैविंग सेम टोनिसिटी एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सच एज lowering of vapor pressure, depression in freezing point, etc. So tonicity of a solution may be determined by determining its colligative property. Tonicity कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, इसके colligative property को डिटरमाइन करके tonicity डिटरमाइन करते हैं। For making isotonic solution, the quantity of substance to be added may be calculated by following method. कौन कौन से मेथड हैं जो सब्सटेंस हमने ऐड किया है टोनिसिटी को आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए? पहला है बेस्ड ऑन मोलिकुलर कंसंट्रेशन, दूसरा है बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डाटा, थर्ड वन है बेस्ड ऑन सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू, फोर्थ वन है वाइट विंसेंट मेथड। अब एक एक करके हम सारे मेथड को देखेंगे कैसे डिटरमाइन करते हैं आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिक सोल्यूशन कैसे बनाते हैं ऑन दिस मेथड। सबसे पहला मेथड है बेस्ड ऑन मोलिकुलर कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन मोलिकुलर कंसंट्रेशन 1% मोलिकुलर कंसंट्रेशन। अब देखते हैं बेस्ड ऑन मोलिकुलर कंसंट्रेशन में क्या होता है। इफ़ 1 ग्राम मोलिक्यूल डेट इज़ 1 ग्राम मोलिकुलर वेट, 1 ग्राम मोलिक्यूल डेट इज, जिसका मतलब क्या होगा 1 ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी ऑफ 1% मोलिकुलर कंसंट्रेशन। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मोलिकुलर वेट ऑफ बोरिक एसिड इज 62. So if 62 gram that is 1 gram molecular weight of boric acid is dissolved in 100 ml of water, the resulting solution will have 1% molecular concentration. क्या होगा, 1 ग्राम बोरिक एसिड को लेके हम 100 ml में डिजॉल्व कर देंगे, जिससे क्या बनेगा 1% मोलिकुलर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, फॉर नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस एन एक्वस सोल्यूशन हैविंग 1% मोलिकुलर कंसंट्रेशन, depress the freezing point to -18.6 degree centigrade and freezing point of plasma is -0.52 degree centigrade. So by using this information we can calculate the molecular concentration of blood plasma as follows. कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने बताया फॉर नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस एंड एक्वस सोल्यूशन हैविंग 1% मोलिकुलर कंसंट्रेशन क्या करता है, डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट टू, कितना डिप्रेस करता है -18.6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लाज्मा का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लाज्मा क्या होता है -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करके मोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एज फॉलोज, कैसे वी कैन कैलकुलेट द मोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एज फॉलोज, कैसे कैलकुलेट करें देखते हैं। आ डिप्रेशन ऑफ -18.6 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू 1% molecular concentration. दूसरा, a depression of 1 degree centigrade in freezing point of solution is due to 1 upon -18.6% molecular concentration. अब a depression of -0.52 degree centigrade in freezing point of plasma is due to 1 upon -18.6 इंटू -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा 0.03% मोलिकुलर कंसंट्रेशन आएगा। सो मोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इज 0.03%, देयरफॉर एनी सोल्यूशन हैविंग द मोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ 0.03% विल बी आइसोटोनिक विद ब्लड हैविंग द सेम कंसंट्रेशन व्हिच मीन आइसोटोनिक। क्या 0.03% सोल्यूशन को, कोई भी सोल्यूशन एनी सोल्यूशन हैविंग द मोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ 0.03% विल बी आइसोटोनिक विद ब्लड, क्या होगा, ब्लड के साथ आइसोटोनिक होगा। ये हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, बेस्ड ऑन मोलिकुलर कंसंट्रेशन के बेसिस पे।
ये कैलकुलेट कर लिया। अब आगे क्या कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग के लिए, उस पर बात करते हैं। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सबस्टेंस required to make isotonic solution with blood plasma is as follows. For non-ionizing substance, weight by volume percent of substance required is equal to 0.03% into ग्राम मोलिकुलर वेट। ये किसके लिए, नॉन आयनाइजिंग सबस्टेंस के लिए। फॉर आयनाइजिंग सबस्टेंस के लिए क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सबस्टेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.03% इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट अपॉन नंबर ऑफ आयंस इल्डेड बाय द मोलिक्यूल। अब इसको हम कुछ प्रॉब्लम्स लेके देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा और क्लियर होगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है इस उससे रिलेटेड देखते हैं प्रॉब्लम को। फाइंड द proportion of boric acid required to make a solution isotonic. The molecular weight of boric acid is 62 and it is a non-ionizing substance. अब हम कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, फॉर नॉन आयनाइजिंग सबस्टेंस वाले फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे सोल्यूशन बाई अप्लाइंग फार्मूला फॉर नॉन आयनाइजिंग सबस्टेंस। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ बोरिक एसिड रिक्वायर्ड टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन इज इक्वल टू 0.03% इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट। तो 0.03 इंटू 6.62 इज इक्वल टू 1.6। सो 1.6 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या होगा, 1.86 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए हमारा रिक्वायर्ड होगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये बात हो गई नॉन आयनाइजिंग सबस्टेंस की। अब आयनाइजिंग सबस्टेंस को लेके हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू मेक अ सोल्यूशन आइसोटोनिक। The molecular weight of sodium sulfate is 148 and it is an ionizing substance. By applying formula for ionizing substance, weight by volume percent of ionizing substance required to make isotonic solution is equal to 0.03% into gram molecular weight upon number of ions. अब नंबर ऑफ आयंस कैसे इसको डिसोसिएट करवाएंगे, N2SO4 को हमने डिसोसिएट करवाए 2Na प्लस SO4 माइनस में डिसोसिएट होगा, तो 2Na मतलब 2Na प्लस SO4 सल्फेट आयन, सल्फेट माइनस आयन में एक डिसोसिएट हुआ। सो टोटल नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय सोडियम सल्फेट इज 3। वेट बाय वॉल्यूम, अब इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ Na2SO4 रिक्वायर्ड टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन इज इक्वल टू 0.03% इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट अपॉन नंबर ऑफ आयंस। तो 0.03% इंटू 148 अपॉन 3 क्या हुआ हमारा एट लास्ट रिजल्ट 1.48 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इज रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब हमने कैलकुलेट कर लिया कितना ग्राम चाहिए आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए, 1.48 ग्राम सोडियम सल्फेट चाहिए 100 ml आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए। ये हमारा बेस्ड ऑन मोलिकुलर कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डाटा या क्रायोस्कोपिक मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, कैसे हम टोनिसिटी मेजरमेंट करते हैं इसको पढ़ते हैं। ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्राइमल सिक्रीशन हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू डिफरेंट सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन देम। सेकेंड पॉइंट 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन also has freezing point approx -0.52 degree centigrade. Hence, all solution which freeze at this temperature will be isotonic with these fluids. अब एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी सोल्यूशन की कैसे देखते हैं। एडजस्टमेंट टू द टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन कैसे करेंगे। इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन हुज टोनिसिटी इज टू बी एडजस्टेड इज नोन। सेकेंड, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सबस्टेंस इज नोन। तो कैसे हम एडजस्ट करेंगे टोनिसिटी को, फार्मूला देखते हैं। टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डाटा कैलकुलेटेड फ्रॉम द जनरल फार्मूला amount of adjusting substance required is equal to -0.52 माइनस A अपॉन B। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ पे A क्या है, A फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ अनएडजस्टेड सोल्यूशन, B फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ एडजस्टेड सोल्यूशन। इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन पे फाइंड द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू रेंडर 1% सोल्यूशन ऑफ
cocaine hydrochloride isotonic with blood plasma. The freezing point of 1% weight by volume solution of cocaine hydrochloride is minus 0.09 degree centigrade, and that of 1% sodium chloride is minus 0.56 degree centigrade. In this example देखते हैं, unadjusted solution whose tonicity is to be adjusted is 1% cocaine HCl. adjusting substance is NaCl सोडियम क्लोराइड होगा जिसको एडजस्ट करना है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ कोकेन HCl. अनएडजस्टेड सोल्यूशन A इज इक्वल टू माइनस 0.09 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी दिया हुआ है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. एडजस्टिंग सबस्टांस B, ये भी ऑलरेडी हमको दिया है माइनस 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड. अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सबस्टांस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस 0.52 माइनस A अपॉन B, जो हमने अभी फार्मूला बताया उस फार्मूले से अब हम कैलकुलेट करेंगे. वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में हम माइनस 0.52 माइनस 0.009 अपान माइनस 0.56 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके क्या मिलता है 0.746 ग्राम. इससे क्या पता चलता है, जो हमें ऐड करना है कोकेन HCl का सोल्यूशन 0.746 ग्राम ऑफ NaCl in 1% cocaine HCl solution, the final solution become isotonic. कितना ऐड करेंगे कोकेन HCl में 0.746 ग्राम ऐड कर देंगे, जिससे हमारा सोल्यूशन क्या होगा, बिकम आइसोटोनिक हो जाएगा. ये बात हो गई फ्रीजिंग पॉइंट मेथड की. अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं हम, बेस्ड ऑन सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट बेड. इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड में हम देखते हैं कैसे टोनिसिटी को एडजस्ट करेंगे बच्चों. सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट दैट इज E ऑफ ड्रग इज डिफाइंड एट द ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. द ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड that will produce the same osmotic effect as 1 gram of that drug. For example, potassium chloride has sodium chloride equivalent E value of 0.76 gram sodium chloride per gram of KCl. This means 0.76 gram of NaCl produce the same osmotic effect as 1 gram of KCl. क्या 0.76 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सेम ऑस्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना कि 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है. टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा, द सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू E ऑफ द ड्रग इज नोटेड फ्रॉम द रेफरेंस टेबल. दिस इज E वैल्यू इज मल्टीप्लाइड with the percentage of the drug solution and result so obtain the subtracted from 0.9%. The difference in value so obtained is the amount of NaCl needed to adjust the tonicity of sodium to isotonic value. Amount of sodium chloride required is equal to 0.9% minus percentage of solution into E. ये हम E कहाँ से, पहले से ही हमें मिल जाएगा. E वैल्यू रेफरेंस टेबल से हम इसको लेंगे. जैसे एक प्रॉब्लम इसका सॉल्व करते हैं. क्या होता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड नीड टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ 0.5% KCl सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा. सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ KCl इज 0.76. गिवन सोल्यूशन नॉट आइसोटोनिक, आइसोटोनिक नहीं, नॉट आइसोटोनिक मीन्स क्या 0.5% पोटेशियम क्लोराइड. E वैल्यू ऑफ KCl इज इक्वल टू 0.76. सो बाई अप्लाइंग फार्मूला अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड is equal to 0.9% माइनस परसेंटेज ऑफ ड्रग इंटू E. फार्मूले में पुट करते हैं, क्या आता है 0.9 माइनस 0.5 इंटू 0.76. इसको सॉल्व करके क्या मिलता है 0.52 ग्राम. सो 0.52 ग्राम ऑफ NaCl मस्ट बी एडेड इन 0.5% पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन टू मेक इट आइसोटोनिक. जो हमारा ये E वैल्यू मिलता है ये रेफरेंस टेबल से मिलेगा. मैं रेफरेंस टेबल लास्ट में इस स्लाइड के दे दूंगा कुछ कंपाउंड के E वैल्यूज के, जो आप लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेट करना चाहें किसी चीज़ का. इसके बाद अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, वाइट विंसेंट मेथड. दिस मेथड इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर टू द गिवन अमाउंट ऑफ द ड्रग टू मेक आइसोटोनिक. इसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं फॉर आइसोटोनिक बनाने, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ सम अदर आइसोटोनिक.
कुछ अदर आइसोटोनिक सोल्यूशन भी ऐड करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, 0.9% सोडियम क्लोराइड टू मेक द फाइनल वॉल्यूम। सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे फाइनल वॉल्यूम बनाने के लिए। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड इन गिवन अमाउंट ऑफ ड्रग टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। फॉलोइंग फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1, where V वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन। W गिवन वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम, जो ड्रग का वेट होगा गिवन इन ग्राम में। E NaCl इक्विवेलेंट ऑफ ड्रग, E वैल्यू होगा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ड्रग का। 111.1 क्या है, ये कांस्टेंट है। कौन से मेथड का, वाइट विंसेंट मेथड का 111.1 कांस्टेंट है, जिसको हम रखेंगे ही रखेंगे। अब इसके साथ भी एक प्रॉब्लम ऐड करके हम सॉल्व करते हैं। मेक 50 ml आइसोटोनिक सोल्यूशन फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड। ई वैल्यू ऑफ बोरिक एसिड इज 0.50। गिवन अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड पहले से दिया है 0.5 ग्राम। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज 50 ml बनाना है, पहले से पता है हमको। ई वैल्यू ऑफ बोरिक एसिड ये भी हम दिया है, बोरिक एसिड 0.50। फर्स्टली वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड इन 0.5 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन बाय यूजिंग फार्मूला। V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1। अब हम वैल्यूज को क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद क्या है, 27.8 ml। सो क्या करेंगे, 0.5 ग्राम बोरिक एसिड इज डिजॉल्व इन 27.8 ml ऑफ वाटर टू मेक आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये बात हो गई। बट फाइनल वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड इज 50 ml। सो रिमेनिंग 22.2 ml मीन्स 50 में से 27.8 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, बचेगा 22.2 ऑफ सम अदर आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, एग्जांपल में 0.9% सोडियम क्लोराइड आर एडेड टू मेकअप द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल 50 ml वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, जो हमने हमारे फार्मूले से आया जो वाटर ऐड करना था वो 27.8 ml वाटर ऐड करेंगे। अब रिमेनिंग वॉल्यूम हमको बनाना कितना है, 50 ml। अब जो रिमेनिंग वॉल्यूम बना उसको हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन से क्या कर दिया, मैकअप कर दिया। कौन सा, ये हमने लास्ट में एक टेबल दिया है जो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वेट पे हम टोनिसिटी कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे कुछ अदर कंपाउंड्स हैं जिनका ई वैल्यू दिया है, जिसको आप यूज करके टोनिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।